अगर आज हम इंटरनेट पर सबसे पुराने लोकतंत्र खोजने की कोशिश करेंगे तो वहां पर हमको यूरोप के एथेंस का नाम मिलता है, जो कि ईसा के जन्म से 500 वर्ष पुराना है। लेकिन वहीं भारत में इससे भी पुराना एक राज्य था जहां पर लोकतंत्र था। उसके बारे में हमको इंटरनेट पर ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है। उसके पीछे यह कारण हो सकता है कि भारत में इस राज्य पर ज़्यादा खोज नहीं की गई होगी और ना ही उस पे ज़्यादा लेख लिखे जाते होंगे और विचार किया जाता होगा, जिस वजह से गूगल भी अपने सर्च इंजन पर जब दुनिया में सबसे पुराने लोकतंत्र को ढूंढा जाता है तो एथेंस को ही दिखाता है। हम इस वीडियो में आपको उस राज्य, बल्कि उस राज्य ही नहीं, ऐसे कई सारे राज्यों के समूह के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले हम एथेंस के लोकतंत्र को समझते हैं, जो कि हमें इंटरनेट पर देखने को मिलता है। एथेंस एक छोटा सा राज्य था और वहां की आबादी आज के अनुसार बहुत कम थी, इसलिए वहां जो हम लोकतंत्र देखते हैं वह आज के लोकतंत्र से थोड़ा अलग था। एथेंस में सभी वयस्क नागरिकों को सरकार में सक्रिय रूप से भाग लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था और अगर वह ऐसा नहीं करते थे तो उनके ऊपर जुर्माना लगाया जाता था और कई बार तो उनके ऊपर लाल रंग से चिन्ह भी बना दिया जाता था, ताकि लोगों को पता चल सके कि इस व्यक्ति ने अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाया है। वहां पर जो लोग थे उनकी नागरिकता की परिभाषा भी अलग थी। एथेंस में सिर्फ उन्हीं पुरुषों को नागरिक माना जाता था जो कि स्वतंत्र थे। वहां पर महिलाएं, बच्चे और दास, क्योंकि वहां पर गुलाम बनाए जाते थे, इनको मत देने का कोई अधिकार नहीं था। वो वहां के नागरिक नहीं माने जाते थे। सिर्फ वही पुरुष ही वोट दे सकते थे जो कि स्वतंत्र थे। एथेंस में हर साल 500 नागरिकों के नाम चुने जाते थे और उन सभी 500 नागरिकों को एक साल के लिए सरकार के कार्यों में सक्रिय होना पड़ता था। उस साल जो भी कानून बनते थे उन सब में उनकी जिम्मेदारी होती थी। एथेंस में एक और विशेषता थी कि जब वहां पर कोई भी नया कानून पारित होता था तो वहां पर सभी नागरिक उसके लिए मतदान करते थे। वहां पर उस देश के सभी नागरिकों को विधानसभा में उपस्थित होना पड़ता था। इस तरह के लोकतंत्र को प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहा जाता है, जहां पर नागरिक खुद अपने कानून के लिए वोट करते हैं। आज के समय जनसंख्या इतनी बढ़ चुकी है कि हर समय किसी भी बिल को पास कराने के लिए पूरी जनता से वोट करवाना संभव नहीं है। कोई छोटा देश इस तरह की प्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपना सकता है। वहीं जब मैं इंटरनेट पे विश्व के सबसे पुराने लोकतंत्र को ढूंढ रहा था तो मुझे अमेरिका का नाम दिखाई दिया और अमेरिका का नाम देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। वास्तव में अमेरिका का नाम इसलिए मिलता है क्योंकि अभी जितने भी जीवित लोकतंत्र हैं उसमें सबसे पुराना अमेरिका माना जाता है, जो कि लगातार सबसे लंबे समय तक लोकतंत्र प्रक्रिया को अपना रखा है। तो वही दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र ढूंढने पर भारत का नाम आता है। मतलब आज के समय में जीवित लोकतंत्र में सबसे पुराना लोकतंत्र अमेरिका है, तो वहीं पर सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है। अमेरिका और भारत में जो लोकतंत्र है वह प्रतिनिधि लोकतंत्र है। इसके अंदर हम एक प्रतिनिधि को चुनते हैं जिन्हें भारत में विधायक या सांसद कहा जाता है और यही प्रतिनिधि वोट करके लोगों के लिए नए कानून बनाते हैं। पुराने एथेंस की तरह जनता ही नए कानूनों को वोट नहीं करती है। अब बात करते हैं दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र की, जो कि भारत में था। ऐतिहासिक प्रमाण मिलते हैं कि ईसा मसीह के जन्म से भी 600 साल पहले भारत के एक राज्य में गणतंत्र कायम हुआ था और वह था वैशाली। आज के समय जिस तरह से दुनिया में देखा जाता है कि वहां पर एक अपर हाउस होता है और एक लोअर हाउस होता है, उसी तरह की प्रणाली वैशाली में भी देखने को मिलती थी। यहाँ पर कई सारे छोटी मोटी समितियां हुआ करती थीं जो कि गणराज्य के अंतर्गत आने वाली जनता के लिए नियम और नीतियों को बनाती थीं। आपने अमेरिका के चुनाव के समय सुना होगा कि वहां पर प्रेसिडेंटियल डिबेट होता है। ऐसी ही बहस आज से 2500 साल से भी ज्यादा पुराने समय में वैशाली गणराज्य में हुआ करती थी, जहां पर गणनायक, जिसको आज हम मंत्री कहते हैं, उनको चुनने के लिए
बहस की जाती थी और कई सारे इतिहासकारों का यह भी मानना है कि जब अमेरिका लोकतंत्र बन रहा था तो उस समय वहां के पॉलिसी मेकर थे, उन्होंने वैशाली गणतंत्र के मॉडल को ही अपने देश के लोकतंत्र के लिए चुना था। अभी हमको भले ही लोकतंत्र का प्रमाण वैशाली तक ही मिलता है, लेकिन हमारा ऐसा मानना है कि इससे पहले भी अगर खोजा जाए तो कई सारे प्रमाण हमारे सामने आएंगे, क्योंकि यह जो सिद्धांत है यह हमको वेदों में भी मिलता है। वेदों में भी सभा समिति का उल्लेख है। ऋग्वेद में और अथर्ववेद में यह स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है, जिसमें राजा मंत्रियों से और विद्वानों से विमर्श करके ही फैसला लेते थे। मंत्री उनका एक हाउस हुआ करता था और विद्वान उनके दूसरे हाउस हुआ करते थे। आप समझ सकते हैं कि उस काल में भी सभा और समिति के निर्णयों को किस तरह से लिया जाता होगा और कितने अच्छे तरीके से निपटाया जाता होगा। यहाँ तक कि कईयों बार विचारधारा अलग होती होगी तो वह कई दलों में बट जाते होंगे और आपसी सलाह मशविरा करके ही निर्णय लेते होंगे। इससे यह साफ पता चलता है कि वैदिक काल से ही द्विसंसदीय सदन की शुरुआत मानी जा सकती है। इंद्र का चयन भी वैदिक काल में इन्हीं समितियों के कारण ही होता था। उस समय इंद्र कोई देवता नहीं होते थे, बल्कि एक पद हुआ करता था जिसे राजाओं का राजा कहा जाता था। जहां पर गणतंत्र शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में 40 बार सुनने को मिलता है, तो वहीं पर अथर्ववेद में इसको 9 बार सुनने को मिलता है और इसके अलावा ब्राह्मण ग्रंथों में तो ये कईयों बार शब्द सुनने को मिलता है। जब वैदिक काल का पतन हुआ था उसके बाद ही राजतंत्र का उदय हुआ था और यह राजतंत्र लंबे समय तक चलता रहा। आखिरकार वैशाली में गणतंत्र की स्थापना कैसे हुई, हमको इस विषय में भी जानने को मिल जाता है। यह जो वैशाली है ये नगरवज्जी महाजनपद की राजधानी थी। प्राचीन भारत में महाजनपद एक शक्तिशाली राज्य को कहा जाता था और यह क्षेत्र बहुत ज्यादा शक्तिशाली होते हुए थे और साथ में यह गणतंत्र को भी अपनाते थे, इसलिए इनका बहुत ज्यादा मूल्य था। वैशाली में गणतंत्र की स्थापना लिच्छवियों ने की थी। लिच्छवियां हिमालय की एक ट्राइबल जनजाति थी। उन्होंने ही वैशाली में गणराज्य को बनाया था और इसके पीछे उनका उद्देश्य यह था कि बाहर के आक्रमण से वह बच सके। अगर कोई बाहर से आक्रमण करता है तो गणराज्य को जनता का पूरा समर्थन मिले। लिच्छवियों ने ऐसा जो सोचा था वैसा ही हुआ। जैसे जैसे समय बढ़ता गया यह राज्य और भी शक्तिशाली और साथ में उभर कर आए। कालांतर में वैशाली एक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा और यह एक गणराज्य था। इसी गणराज्य की विचारधारा को आज के समय दुनिया के बहुत सारे देशों ने अपना रखा है। आज का यूरोप, अमेरिका, इंडिया और भी कई सारे देश इसी प्रणाली के हिसाब से चल रहे हैं, जो कि ईसा के जन्म से भी 500 से 600 साल पुरानी वैशाली के अंदर जन्मी थी। वैशाली भारत में एकमात्र गणराज्य नहीं था। बौद्ध और जैन धर्म के आरंभिक ग्रंथों को अगर देखा जाए तो वहां पर आपको 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है। जनपद शब्द का मतलब होता है ऐसा भूखंड जहां पर जनता ने अपने पांव रखे हों, मतलब आकर बसे हों। इस शब्द का उपयोग संस्कृत और प्राकृत दोनों भाषाओं में मिलता है और महाजनपद मतलब ऐसी बड़ी राजनीतिक भौगोलिक इकाई थी। इन सभी को राजनीतिक गणतंत्र पद्धति से चलाया जाता था। यह 16 जनपद थे: अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स्य, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सुरसेन, अस्माक, अवंती, कंबोज और गंधार। जी हाँ, गंधार, जो कि आज के समय अफगानिस्तान में है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ में अपने साथियों के साथ में शेयर करें और इसके अलावा आगे आप और किस विषय पर वीडियो चाहते हैं वो हमें कमेंट कर बता सकते हैं और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इससे हमें धर्म प्रचार में प्रोत्साहन मिलता है।